विद्यार्थियों, अतिरिक्त अध्ययन में हम आज पढ़ेंगे वर्ण मात्रा परिचय। तो इसमें आप देखेंगे कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर का पूर्णतया अध्ययन कराया जा रहा है इस पाठ में। श्रद्धा। नमस्ते अध्यापक महोदय, षष्ठ कक्षाया पाठ्यपुस्तके वर्णमालाया पाठे कश्चित् संदेह अस्ति। श्रद्धा कहती है कि वर्णमाला के जो छठी कक्षा के पाठ्यपुस्तक में वर्णमाला के पाठ में कुछ संदेह है। और वर्णमालाया मतलब वर्णमाला के पाठ के प्रारंभ में वयम पूर्वम स्वराणां द्वे मात्रे दृष्टवन्ते, हमने पहले स्वरों की दो मात्रा देखी हैं, ऐसा वो कहती है। अब इसमें देखेंगे आप दो मात्राएं कौन सी हैं। ह्रस्व, इसका मतलब होता है एक मात्रा है। दूसरी है दीर्घ है तो द्विमात्रा च का मतलब होता है और एक मात्रा और द्विमात्रा। परंतु अग्रे पाठस्य, किंतु आगे पाठ के अंत में स्वराणां तृतीया मात्रा अपि काचित् प्रदर्शिता, स्वरों की तीसरी मात्रा भी कुछ प्रदर्शित हुई है। जैसे प्लुत, एक मात्रा, दो मात्रा और प्लुत। तो ये है प्लुतः त्रिमात्रा इति। कह ऐसे स्वराणां प्लुतः नाम त्रिमात्रा। प्रश्न करती है, क्या यह स्वरों की तीसरी मात्रा का नाम प्लुत है? तो अध्यापक बोलता है, श्रद्धे समीचीनम प्रश्नम पृष्टवती, उत्तम प्रश्न पूछा है। सामान्यतः अन्य भारतीय भाषासु स्वराणां प्राय द्वे मात्रे एव भवतः, ह्रस्व दीर्घ च। दो ही मात्राएं होती हैं सामान्य भाषा में, ह्रस्व और दीर्घ। अतएव पाठे पूर्वम सरलार्थम द्वे मात्रे एव प्रदर्शिते, इससे पहले पाठों में दो मात्रा ही पढ़ाते हैं। परंतु संस्कृत भाषायां वस्तुतः सर्वेषां स्वराणां त्रिमात्रा अपि कश्चित् उद्भेदः भवति। यथा, संस्कृत भाषा में सभी स्वरों की तीन मात्राओं का भी उपभेद होता है। यथा मतलब जैसे। अब आप देखेंगे इसमें समानाक्षराणी में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत है। अब तीनों मात्राओं का अध्ययन इसे बताया है आपसे कि एक मात्रा में अ, ई, उ, री और ले ये होता है। दीर्घ में जो द्विमात्रा हैं जिसमें दो मात्रा होती हैं, आ, ई, उ, री, और इसमें यहाँ पर कोई नहीं दिखाया गया है आपको, तो आप इसे अच्छे सीखेंगे। प्लुत में त्रिमात्रा, तीन मात्रा होती हैं जो अ, ई, उ, री, ली। इसमें आपको पूर्णतः सिखाया गया है कि किस तरह से प्लुत में भी तीनों में मात्रा में तीन लिखा है, यानी कि तीन मात्रा हैं। संध्याक्षराणी में ह्रस्व स्वर नहीं होते। इसमें दीर्घ स्वर में ए, ओ, औ, ए, ओ, औ, ये तीन मात्रा में है और ये दो मात्रा में है। एवं प्रकारेण संस्कृत भाषायां आहत्य द्वाविंशति स्वरा भवन्ति। इस प्रकार संस्कृत भाषा में द्वाविंशति स्वर होते हैं। संस्कृत भाषायां प्लुत स्वराणां प्रयोगे प्रायद्व संदर्भयोः अधिकम भवति। दो संदर्भ में, संदर्भ कौन कौन से हैं? क, यदा दूरात् कम अपि आयाम, जब किसी को दूर से बुलाते हैं, जैसे हम कहते हैं हे राम, अत्र आगच्छ कुमारे। जैसे हम बुलाते हैं किसी को तो आवाज़ देते हैं, और जैसे बोलते हैं हे राम, तो इस तरह से उच्चारित करते हैं, तो उसमें प्लुत स्वर होता है। ख, वेद मंत्रस्य प्रारंभे यदा पवित्रस्य ओंकारस्य उच्चारणं कुर्मः, यथा, जैसे हम किसी वेद मंत्र में उच्चारण करते हैं किसी श्लोक का, गायत्री मंत्र का या संगठन मंत्र का, तो उसमें भी हम उच्चारित करते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अब इसमें है
ओम, संगच्छध्वम, संवध्वम, वो मन्नासी जानताम। तो इस तरह हम इसको उच्चारित करते हैं। इदम अत्र ध्यातव्यम यत् एतादृश्य माता केवलं स्वरेषु भवन्ति, व्यञ्जनेषु न भवन्ति। सर्वेषां व्यञ्जनानां तु नित्यम् अर्धमात्रा एव भवति। अत्र याज्ञवल्क्य शिक्षायां प्रसिद्धे श्लोके अस्ति। ये बताया गया है कि याद रहे, 3 मात्रा केवल स्वरों में होती है, व्यंजनों में नहीं होती है। सर्वेषां व्यञ्जनानां तु केवल अर्ध मात्रा होती है, उसमें याज्ञवल्क्य की शिक्षा में ये मंत्र दिया गया है। अब हम इस मंत्र को देखेंगे। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रश्च प्लुतो गे, व्यंजनस्य च अधिकम मात्रिकम। ये हम नहीं बता रहे हैं, याज्ञवल्क्य की जो शिक्षा है उस शिक्षा में इस श्लोक में ये पहले से बताया गया है। इसका पदच्छेद है। ये पदच्छेद में एक मात्र भवेत् ह्रस्व द्विमात्र दीर्घ उच्यते, त्रिमात्र च प्लुत गेयम, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। व्यंजनों में केवल अर्धमात्रिक होती है, उसमें ये स्वर नहीं, स्वरों में ये नहीं होता है, स्वरों में ही होती है, ये व्यंजनों में नहीं होती है। अर्थ है इसका, एक मात्रा स्वर ह्रस्व भवति, द्विमात्र स्वर दीर्घ इति कथ्यते, त्रिमात्र स्वर प्लुत इति ज्ञातव्य, व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम एव भवति। इसका अर्थ आप देख रहे हैं कि एक मात्रा स्वर ह्रस्व होती है, 2 मात्रा स्वर दीर्घ कहा जाता है, 3 मात्रा स्वर प्लुत इति जाना जाता है। व्यंजनम में तो केवल अर्धमात्रिकम यानी कि आधी मात्रा ही होती है। अब आप इसने ये देख रहे हैं चार्ट में जो दिया गया है, स्वर एक मात्रा, द्विमात्र, त्रिमात्र, इसे पूरा समझाया गया है। इसमें एक मात्रा में को हम ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रा को दीर्घ कहते हैं और त्रिमात्रा को प्लुत कहते हैं। त्रिविधा 3 प्रकार की होती हैं ये। व्यंजनम में केवल अर्धमात्रम, आधी मात्रा ऐसे लगती है, एक विधा मात्रा। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पर देखा कि स्वर में ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 होते हैं, व्यंजन में केवल अर्धमात्रा होती है। अतः स्वरेषु यो 2 भेदो वयम पूर्व दृष्टवन्ते। यहाँ 2 के लिए आया है, तो यो जो 2 भेद हैं हमने देखे हैं। कौन से 2 भेद हैं? समान अक्षराणी और संधि अक्षराणी। ये 2 भेद हमने पहले से देखे हैं। तयो अग्रे एते त्रय उपभेदा भवन्ति, त्रिविधा मात्रा इति। उसके आगे 3 भेद होते हैं, तीसरी मात्रा यह है। तथा च व्यंजनेषु यान भेदान वयम पूर्वे दृष्टवन्ते। व्यंजनों का जो भेद है उसे भी हमने देखा है पहले। स्पर्शः, अंतस्तथा, उष्माणः, अयोगवाहो। इसमें अयोगवाहो में अनुस्वार और विसर्ग दोनों होते हैं। इसमें च लगा है आगे, ये अयोगवाहो कहा जाता है। तो इस तरह से ये 4 होते हैं। तेसाम ऐसे एक एव उपभेदः भवति। उनकी एक ही उपश्रेणी होती है, एक प्रकार की अर्धमात्रा। केवल व्यंजन में अर्धमात्रा का ही उपयोग होता है और स्पर्श, अंतस्थ, उष्मान, अयोगवाह, ये 4 इसके मात्राएं दिखाई गई हैं आपको। एवं संस्कृत भाषाया वर्णानाम चतुर्विधा मात्रा भवन्ति। 4 प्रकार की मात्राएं इसमें बताई गई हैं आपको। विविधानाम मात्रानाम मध्ये परस्पर भेद है। मात्राओं के मध्य जो परस्पर भेद है वो आप यहाँ समझेंगे। विविधानाम मात्रानाम उच्चारणे परस्पर कालस्य भेद भवति। काल का भेद होता है, समय का भेद होता है इसमें। पूर्वम स्वरानाम त्रिविधा मात्रा पश्यामि। जो ये 3 मात्राएं आपको दिखाई गई हैं, अस्य सम्यक निदर्शनम वयम प्रकृतो कुक्कुट ध्वनो श्रोतुम शक्नुम। जो हम कुक्कुट की ध्वनि सुनेंगे उसमें हमें पता लगेगा कि वदन कुक्कुट ध्वनो श्रोतुम शक्नुम, मुर्गे की आवाज़ में हम सुन सकते हैं। अस्तु वदंतु छात्रा कुक्कुट है प्रातः कथम रहती। अच्छा बोलो छात्रों, जो कुक्कुट है, जो मुर्गा हो, प्रातः कैसे बोलता है। तो वो उसमें आप देखते हैं कि पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत मात्राओं के मेल को करते हुए एक कम समय में, एक फिर दूसरा अधिक समय में, फिर उससे भी लंबे समय में। तो 3 मात्राओं का प्रयोग होता है कि ह्रस्व को कम समय में बोला जाता है, जो दीर्घ है उसे अधिक लंबे समय में बोला जाता है, और प्लुत को
लंबे समय तक खींचते रहते हैं तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो अब आपने इसमें देखा यहाँ पर, अब है बच्चे यहाँ बोल रहे हैं, बोलकर देख रहे हैं ये सारे बच्चे। तो अब यहाँ अध्यापक क्या कहते हैं, अलम अलम, रुको रुको। जब सब बोलने लगे तो वो कहते हैं बस बस, बहुशोभनम, बहुत अच्छा, भवन्ते तु सर्वे कुक्कुटा इव संजाता, आप सभी मुर्गे ही हो गए हो। कुक्कुटा इव रुवन्ति सर्वे, अस्तु अधुना ध्यानम निदधतु। अत्र त्रिप्रकार का ध्वनि संति, 3 प्रकार की ध्वनि होती हैं। 1 प्रकार की ध्वनि उ, 2 प्रकार की ध्वनि ऊ, 3 प्रकार की ध्वनि ऊ, जो खींचते हैं हम लंबे समय तक। पहला वाला कम समय, दूसरे वाला लंबे समय, और तीसरे वाला बहुत अधिक देर। तो इसमें अंतर हुआ कि ये एक जो कम समय में खींचा, हमने बोला ऊ, फिर हमने बोला ऊ, हमने बोला ऊ, तो उसमें बहुत अधिक देर तक खींचा। कुक्कुट ध्वनि एतान त्रीन कालान क्रमेण स्वरानाम एता त्रिविधा मात्रा अनुसरन्ति। कुक्कुट की ध्वनि में इन तीनों कालों के क्रम के अनुसार स्वरों की ये 3 मात्राएं होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अस्माकं परिसरे प्रकृतौ च बहुनां पशुपक्षिणां ध्वनिषु अपि वर्णानाम् एता मात्रा द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र अपरं पाणिनीय शिक्षाया प्रसिद्ध श्लोक अस्ति। हमारे आसपास के वातावरण में, प्रकृति में, पक्षी पशु की ध्वनि में भी वर्णों की ये मात्राएं हैं। पाणिनि की शिक्षा का प्रसिद्ध श्लोक है, जो और पक्षी बोलते हैं, पशु पक्षी बोलते हैं, उनके लिए भी बताया गया है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा और अर्धमात्रा। तो हम पशु पक्षियों की ध्वनि से पता लगा सकते हैं। जैसे चासस्तु वदते मात्राम द्विमात्रम त्वे वायसे, सिकी रोती त्रिमात्रम तु नकुरुस्त्वमात्रकम, कि जो चासस्तु आप ये देखेंगे इसमें बता रहे हैं, पदच्छेद दिया गया है, पदच्छेद के बाद भावार्थ। चास जिसे हम बोलते हैं नीलकंठ पक्षी है, वायस्य जो है काके पक्षी है, और सिकी जो है मयूर पक्षी है, और नकुल पक्षी। इन पक्षियों के द्वारा हम पता लगाते हैं कि जो एक मात्र ध्वनि बोलता है, ह्रस्व स्वर में बोलता है, वह पक्षी है नीलकंठ। जो काँव काँव 2 बार करके बोलता है तो वह है कौवा। कौवा 2 बार में बोलता है, काँव काँव, ऐसे नहीं बोलता काँव, काँव काँव। सिक्की मयूर पक्षी जो है वो 3 मात्राओं का स्वर मिला के बोलता है, और नकुल जो है वो अर्ध मात्र कालम ध्वनि करोती, यानी कि जो व्यंजन होता है उस व्यंजन की ध्वनि करता है। जो बहुत एकदम बोल के फिर रुक जाता है, फिर बोल के फिर रुक जाता है, तो उसे हम कहते हैं। और इस समय के अनुसार इसके उच्चारण किया जाता है। सारा जितना भी हमारा ये निर्भर करता है, वह समय पर निर्भर करता है। ऊ कम समय, ऊ उससे अधिक समय, दुगना समय, और जब हम बोलते हैं ऊ तो तिगुना समय लेकर बोलेंगे। उच्चारण करने से पता लग जाता है कि हम ऊ बोल रहे हैं, ह्रस्व बोल रहे हैं, दीर्घ बोल रहे हैं या प्लुत बोल रहे हैं। यह हमें उच्चारण करने से ही। मात्रा गणना क्रीड़ा, वयं प्रत्येकं वर्णस्य मात्रां ज्ञातवन्ते, अस्य आधारेण अधुना कस्यचित् सम्पूर्णस्य शब्दस्य अपि मात्रां गणितुं शक्नुम। प्रत्येक वर्ण की मात्रा जान चुके हैं, ज्ञानवन्ते मतलब जान चुके हैं। इसके आधार पर किसी पूरे शब्द की भी मात्रा गिन सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे बताया गया है कि मात्रा को हम कैसे गिनते हैं, वो यहाँ पर सीखेंगे। जैसे रामय है, रामय में रा व्यंजन है तो आधी मात्रा है ये। आ दीर्घ स्वर 2 मात्रा हुई। म व्यंजन तो अर्धमात्रक। अ ह्रस्व स्वर है, और ये विसर्ग लगा है तो अर्धमात्रक। तो इस तरह से इन मात्राओं को जोड़ा तो ये कितना हो गया आपका 4.5 जो है ये मात्रा हुआ है। ऐसे ही सीता, स अर्धमात्रक हो गया। ई दीर्घ स्वर है, त अर्धमात्रक। आ दीर्घ स्वर, और ये इस तरह मिलके हो गई है 2 2 4 आधे दिन मिलाई 5 मात्रा हो गई है। तो अब हमने इसमें देखा हनुमान। हनुमान में ह अर्धमात्रक, अ ह्रस्व स्वर, न अर्धमात्रक, उ दीर्घ, म अर्धमात्रक,
आ दीर्घ और ना में अर्धमात्रक। तो इस तरह से मिलके हो गई है हमारी 7 मात्रा। भारत में हम देख रहे हैं भ अर्धमात्रक, अ ह्रस्व स्वर, र अर्धमात्रक, अ आपकी एक मात्रा में आएगा, त अर्धमात्रक, अ एक मात्रा और विसर्ग की भी अर्धमात्रक होती है। तो हमने यहाँ पर इन्हें देखा कि भारत में क्या है 5 मात्रा हो गई जोड़कर। किस तरह मात्राओं को जोड़ना है ये आप सीखते जा रहे हैं। संयुक्त व्यंजन युक्ता शब्दा, संयुक्त व्यंजन से युक्त जो शब्द हैं वो हम करेंगे अब। कौशल्या, क अर्धमात्रक, औ दो, स जो है ये अर्धमात्रा में गिना जाएगा। अ ह्रस्व हुआ, स्वर है, ल अर्धमात्रक, य अर्धमात्रक और आ दीर्घ स्वर हुआ। तो इस तरह मिलाकर हो गई है हमारी 7 मात्रा। ऐसे लक्षण में भी आप देख रहे हैं, ल अर्धमात्रक, अ ह्रस्व में है, क अर्धमात्रक, श अर्धमात्रक, म अर्धमात्रक। जो अर्धमात्रक में इसमें लक्षण में क, श और 3 जो मिलाए गए हैं उनको ये लगातार अर्धमात्रक में आया है। उसके बाद ये अ आप देख रहे हैं, इसमें क, श और म 3 व्यंजन जुड़े हैं। ण अर्धमात्रक, अ और विसर्ग का बताइए कि अर्धमात्रक लगता है। इस तरह ये हो गई हैं 6 मात्राएं। शत्रुघ्न, इसमें भी हम ऐसे देखेंगे, श अर्धमात्रक, अ ह्रस्व स्वर, त अर्धमात्रक, र अर्धमात्रक। इसमें जो त और रा ये दोनों जुड़े हैं तो ये अर्धमात्रक में है। फिर उ, घ अर्धमात्रक, न अर्धमात्रक, अ ह्रस्व है और जो विसर्ग होता है उसका भी अर्धमात्रक होता है। अब हम देखेंगे प्लुत स्वर युक्ता शब्दा। हे, अब इसमें हमने लगाया आधा इसमें है और इसका हम 3 गिनेंगे तो ये हो गया 3.5। जैसे ओम में ओ 3 है और माँ का ये लग गया जो अर्धमात्रक है। ऐसे ही इसमें कुमार में क, उ, म अर्धमात्रक, आ दीर्घ स्वर अर्धमात्रक। और इस तरह से ही हम इनको जोड़ते हुए चले तो हमें पता लग गया है कि मात्राओं को हम कैसे जोड़ते हैं। अनुनासिक स्वर युक्ता शब्दा। कंस कान में क अर्धमात्रक और ये जो है आपका अ ये 2 में आएगा। स अर्धमात्रक, क अर्धमात्रक, आ दीर्घ स्वर, न अर्धमात्रक। ऐसी संस्कृता, इसमें स अर्धमात्रक, ह्रस्व अर्धमात्रक, अर्धमात्रक, अ ह्रस्व, र अर्धमात्रक, त अर्धमात्रक और आ। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से हमें मात्राओं को जोड़ना है। अच्छे से हमें सिखाया गया है। जब भी हमें मात्राओं को जोड़ना हो तो हम यहीं पर आकर इन्हें सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। पश्यन्तु छात्रा संस्कृत भाषायां तथा अन्य भारतीय भाषासु गणितस्य क्रियान् सुष्ठु सरलं च समावेशः भवति। प्राय सर्वा भारतीय भाषा संस्कृतात् एव वर्णमालां स्वीकृत्यवत्ये इदं तथ्यं संस्कृत भाषाया तथा च संस्कृत अनुसारिणां सर्वासाम् अन्य भारतीय भाषाणाम् एकं महत्वपूर्णं वैशिष्ट्यम् अस्ति। विश्वस्य अन्यासु कासु अपि भाषासु एतत् वैशिष्ट्यं द्रष्टुं न शक्नुम। आप इसकी हिंदी भी देखेंगे कि देखो छात्रों, संस्कृत भाषा तथा अन्य भारतीय भाषाओं में गणित का कितना अच्छा और सरल समावेश होता है। लगभग सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत से ही अपनी वर्णमाला से ली गई है। ये तथ्य संस्कृत भाषा और संस्कृत का अनुसरण करने वाली सभी अन्य भारतीय भाषाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे कि अन्य किसी भी भाषा में विशेषता देखने को नहीं मिलती है। तो क्या बताया गया है इसमें कि जो भाषा है ये गणित की तरह से गिनी जाती है कि जैसे कोई वैज्ञानिक भाषा होती है उस तरह से ये भाषा बनाई गई है। इसमें ज़रा सा भी इंग्लिश में हम देखते हैं कि आ ई का प्रयोग, ए का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं कि पी यू टी पुट बी यू टी बट वाला जो हिसाब है वो होता है, लेकिन इस भाषा में कुछ भी अलग नहीं हो सकता है। नियम से और उससे बनी हुई भाषा है ये बिल्कुल। अब इसमें देखेंगे आप मात्रा नाम महत्वम। मात्रा
गणनायाम् उपयोग वर्णानां शब्दानां च सम्यक् रीत्या उच्चारणे तथा च श्लोक रचनायां महत्वपूर्णं भवति। श्लोक रचना समय मात्राणां निर्दिष्टगणनाया आवश्यकता भवति। संस्कृत भाषायां निर्दिष्ट भाषा मात्राणां छन्दोबन्धानां श्लोकानां च अतीव विशिष्टं महत्वं भवति। अतः संस्कृत भाषायाः श्लोका स्तोत्राणि च विश्वे सर्वत्र विख्यातानि सन्ति। अग्रिमासु कक्षासु श्लोक रचना विषये अधिकं ज्ञास्यम्। तो इसमें हमने देखा है कि मात्रों की गणना और वर्णों और शब्दों का सही रूप से उच्चारण करने श्लोक बनाने में महत्वपूर्ण होता है। श्लोक की रचना के समय मात्राओं की निश्चित संख्या आवश्यक होती है। संस्कृत भाषा में निश्चित मात्राओं और छंदों से बंधे श्लोकों का अति विशेष महत्व होता है। इसे संस्कृत भाषा के श्लोक और स्तोत्र विश्व में सब और विख्यात हैं। आगे की कक्षा में श्लोक रचना के विषय में जानेंगे। ये हमने इसकी हिंदी देखी कि किस तरह से बताया गया है कि भाषा में छंदों का और नियम का प्रयोग करना कितना आवश्यक है। तो हम इसमें देखेंगे विशेष चिन्ह। विशेष चिन्ह क्या है? ओम, और ये जो है अवग्रह है। अस्य पवित्र चिन्ह से प्रयोग ओम इति पवित्र शब्द से स्थाने प्राचीन कालात् सुप्रसिद्ध अस्ति। ये बहुत काल से है प्रसिद्ध। अस्य पवित्र चिन्ह से ओम, पवित्र शब्द से ओम, ओम ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। उभयो यानी कि दोनों तरह से इसका प्रयोग उचित है। अब आप देख रहे हैं ये है अवग्रह है, इस तरह का जो चिन्ह दिया गया है। इदं किंचित नवीन वर्णांतरम नास्ति अतः अस्य किमपि उच्चारणं न भवति। प्राय संधि नियमानुसार यदा अकार अदृश्य भवति तदा अस्य उपयोग भवति। जो अकार जो है वो अदृश्य हो जाता है तब ये दिखाई देता है। जैसे कह अपि इत्यत्र यदा संधि भवति, जैसे को अपि, तो को अपि के बीच में यहाँ पे अ आना है तो आ की जगह ये चिन्ह आ जाएगा। जैसे यहाँ पे चिन्ह आ गया आ की जगह। कोपी ऐसे लिखा जाता है। को अपि होता है ये आ है, लिखा जाता है ये आ की तरह, प्रयोग इसका आ की तरह होता है लेकिन लिखा इस तरह से जाता है। उभयत्र उच्चारणं भवति, उच्चारण में कोई भेद नहीं होता है। इत्येव उभयत्र उच्चारणं भवति। अ अत्र अदृश्य जाते इति निर्देशार्थम अवग्रह चिह्नं योज्यते। तो इसमें अवग्रह चिन्ह जो है वो जोड़ दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या बताया गया है। यह चिन्ह का नाम अवग्रह है। यह कोई नया वर्ण नहीं है, यह कोई नया वर्ण नहीं है, इसके लिए बताया जा रहा है। इसलिए इसका कोई भी उच्चारण नहीं होता, इसका कहीं हम उच्चारण नहीं देखते हैं। संधि के नियम के अनुसार जब आकार अदृश्य होता है तब इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया गया है कह अपि, को अपि तदा को अपि इत्यपि लिख्यते, इस प्रकार लिखा जाता है। इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से उच्चारण भी दोनों प्रकार से होता है इसका। तो बस ये ध्यान रखना है कि जो ये अ है इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, चिन्ह ऐसे बन जाता है, इसे अवग्रह कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा छात्रों, हमने पूरा जितना भी है पूरे पाठ का अध्ययन किया और कहाँ से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं शुरू से। तो वर्ण मात्रा परिचय का हम पूरा पाठ पढ़ चुके हैं, पूरा अध्ययन कर चुके हैं। तो आप सब बच्चे अब इसमें अध्ययन करें इससे, और अध्ययन करने के पश्चात लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।